शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। विगत दिनों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आदेश पर अमरावती महानगर पालिका ने मनपा कार्यक्षेत्र अंतर्गत कैन व जार में ठंडा आरओ फिल्टर पानी बेचने का व्यवसाय करने वाले आरओ वाटर प्लांट को सील करने की कार्रवाई की थी। लेकिन अब महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नया आदेश जारी करते हुए कहा गया कि ये प्लांट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा अन्न व औषधि प्रशासन विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आते और इन्हें केवल केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से ही अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। जिसके बाद मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने आदेश जारी किया है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करने वाले आरओ वाटर प्लांट को दोबारा अपना कामकाज शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में अब एक बार फिर शहर में सभी आरओ वाटर प्लांट अपना कामकाज शुरू कर सकेंगे। चांदूर बाजार के नगराध्यक्ष पद हेतु चांदूर बाजार नगर पालिका में शुक्रवार 27 नवंबर को चुनाव करवाया गया, जिसमें प्रहार की ओर से नितिन कोरडे और भाजपा की ओर से गोपाल तिरमारे नगराध्यक्ष पद के दावेदार थे। 17 सदस्यीय चांदूर बाजार नगर पालिका में दोनों प्रत्याशियों के समर्थक पार्षदों की संख्या समसमान थी और हार और जीत का फैसला एक निर्दलीय पार्षद के वोट पर टिका हुआ था और यह वोट प्रहार के प्रत्याशी नितिन कोरडे को मिला। जिसके बाद कांटे की टक्कर में नितिन कोरडे ने एक वोट से नगराध्यक्ष पद का चुनाव जीता। इसके साथ ही अब तक भाजपा के कब्जे में रहने वाली चांदूर बाजार नगर पालिका पर अब प्रहार का कब्जा हो गया है। इस समय राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में प्रहार के संस्थापक बच्चू कडू राज्य मंत्री हैं। ऐसे में चांदूर बाजार नगर पालिका में प्रहार व राकापा के पार्षदों द्वारा एकजुटता दिखाए जाने की संभावना पहले ही व्यक्त की गई थी और चुनाव के समय भी ऐसा ही हुआ, जिसके तहत भाजपा प्रत्याशी गोपाल तिरमारे को भाजपा के 8 पार्षदों के वोट मिले। वहीं प्रहार प्रत्याशी नितिन कोरडे को अनुमान के मुताबिक प्रहार के 6 और राकापा के 2 पार्षदों के वोट प्राप्त हुए। साथ ही एक निर्दलीय पार्षद का वोट भी नितिन कोरडे के खाते में गया और 9 वोट हासिल करते हुए नितिन कोरडे ने भाजपा प्रत्याशी गोपाल तिरमारे को नगराध्यक्ष पद के चुनाव में 1 वोट से पराजित किया। भाईचंद हीराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी यानी BHR सहित उसके प्रशासक एवं 3 अन्य ऐसे कुल 5 स्थानों पर पुणे की आर्थिक अपराध शाखा के पथक ने शुक्रवार की सुबह एक साथ छापे मारे। इस हेतु 135 लोगों का पथक शुक्रवार को जलगांव पहुंचा। BHR में हुए अपहार, निवेशकों की बकाया राशि की अदायगी न करने और संस्था की संपत्ति को कौड़ियों के दामों में बेचे जाने जैसे मामलों की जांच हेतु यह पथक जलगांव पहुंचा है। इसके तहत सबसे पहले सुबह 7 बजे अवसायक जितेंद्र कंडारे के शिवाजी नगर स्थित घर पर छापा मारा गया, जहां पर घर की तलाशी लेने के साथ ही एक पथक को दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करने हेतु रुकवाकर संस्था के MIDC परिसर स्थित मुख्य कार्यालय में 35 लोगों के पथक ने जांच के सूत्र अपने हाथ में लिए। इसके अलावा उद्योजक सुनील झंवर और पथसंस्था निवेशक संगठन के विवेक ठाकरे आदि के निवास स्थान की भी तलाशी लेनी शुरू की गई है। अमृत अभियान अंतर्गत प्रगति पथ पर रहने वाली अमरावती जलापूर्ति योजना की प्रगति के साथ ही ठेकेदारों व मजीपरा की समस्याओं का समाधान करने हेतु बैठक आयोजित करने को लेकर मजीपरा के ठेकेदार PL आड़के ने मजीपरा प्रादेशिक विभाग के मुख्य अभियंता से निवेदन किया था, जिसके अनुसार 24 नवंबर की शाम 5 बजे जूम ऐप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी, जिसकी लिंक ठेकेदार आड़के सहित सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई थी। लेकिन अपने ही निवेदन पर बुलाई गई जूम मीटिंग में अव्वल तो ठेकेदार आड़के शामिल नहीं हुए और बाद में जब उनसे मोबाइल के जरिए संपर्क साधा गया तो उन्होंने एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्वाइन करने और मैडम से बात करने की कोई इच्छा नहीं है। मैडम मुंबई से उनकी सुपारी लेकर आई है और उन्होंने उनका काम बंद करने के साथ उन्हें खत्म करने का विचार शुरू किया है, इसलिए उन्हें अमरावती के मुख्य अभियंता पद का जिम्मा सौंपा गया है। यह बात ठेकेदार आड़के ने 24 नवंबर की शाम करीब 6 बजे खुद अधीक्षक अभियंता के मोबाइल पर फ़ोन करते हुए कही और इस समय सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे और अधीक्षक अभियंता के फ़ोन का लाउडस्पीकर शुरू था, जिसकी वजह से ठेकेदार आड़के द्वारा कही गई इस बात को सभी ने सुना और इसे सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। एक वरिष्ठ महिला अधिकारी से ठेकेदार द्वारा किए गए असभ्य संभाषण का सभी उपस्थित अधिकारियों ने निषेध किया है और मजीपरा के सदस्य सचिव तथा जलापूर्ति मंत्री व राज्य मंत्री सहित जिला पालक मंत्री व जिले के सभी जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में शिकायती पत्र मजीपरा अधिकारियों द्वारा भेजा गया है। संभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान हेतु कुल 963 अधिकारियों व कर्मचारियों को टीम को तैयार किया गया है। प्रशासन द्वारा इस चुनाव के लिए अपनी ओर से सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। इस आशय की जानकारी निर्वाचन निर्णय अधिकारी व संभागीय राजस्व आयुक्त पीयूष सिंह द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। अपने कार्यालय में एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए इस चुनाव से संबंधित तैयारियों की जानकारी देते हुए संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने बताया कि सभी मतदान पदकों को आगामी 30 नवंबर को जिला स्तर पर मतदान साहित्य का वितरण किया जाएगा और उसी स्थान पर दोबारा प्रशिक्षण देकर पुलिस बंदोबस्त में मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। इसी तरह मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद निर्वाचन साहित्य का संकलन भी विकेंद्रित पद्धति से होगा।
जिसके तहत मतदान केंद्रों का साहित्य सबसे पहले जिला स्तर पर सुरक्षा कक्ष में जमा किया जाएगा और इस साहित्य को विलासनगर स्थित सरकारी अनाज गोदाम में कड़ी सुरक्षा के बीच लाते हुए स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, जहां पूरा समय पुलिस बंदोबस्त तैनात रहेगा। टोटल 77 पोलिंग स्टेशन्स आहेत, त्याच्यासाठी आम्ही 77 मतदान पथक आणि प्लस 15 रिझर्व्ड पथक तयार केलेले आहेत। त्यांची आमची 5ही डिस्ट्रिक्टची ट्रेनिंग 5ही डिस्ट्रिक्टमध्ये मागचे संडेला कंप्लीट झाली होती। सो ऑल ओव्हर पीपल आर ट्रेंड। टोटल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इंक्लूड करून 963 लोक कर्मचारी आम्ही पोलिंग पर्पजसाठी नेमलेले आहेत। याच्यामध्ये 231 आरोग्य कर्मचारी आहेत। आरोग्य कर्मचारी म्हणजे इलेक्शन कमिशनचे जो डायरेक्शन्स आहेत, प्रत्येक पोलिंग बूथवर विदाउट टेकिंग टेम्परेचर आणि विदाउट टेकिंग ऑक्सिजन लेवल कोणाची हे वोटिंग होऊ शकणार नाही। सो त्याच्यासाठी आम्ही एक आरोग्य पथक तिथे नेमलेला आहे। त्याच्यामध्ये एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आणि 2 त्यांचे असिस्टंट राहतील। एक पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी करार दिए जाने पर स्थगिति मिलने हेतु राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दायर याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को स्थगित कर दी गई। हाईकोर्ट में सोमवार से नया रोस्टर लागू होने वाला है और अब इस अपील पर नए रोस्टर के अनुसार सुनवाई हेतु शुक्रवार को होने वाली सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में मंत्री यशोमती ठाकुर को सुनाई गई सजा पर स्थगिति देते हुए उनकी जमानत मंजूर की थी। वहीं अब यशोमती ठाकुर ने दोष सिद्धि पर भी स्थगिति मिलने हेतु अपील दायर की है। उनका कहना है कि राज्य के विपक्षी नेता इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। जिले में शुक्रवार 27 नवंबर को एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने जबरदस्त उछाल मारी, जब लंबे समय बाद एक साथ एक ही दिन के दौरान कोरोना के 102 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,656 पर जा पहुंची है। शुक्रवार को आरटीपीसीआर टेस्ट में 74 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें 6 अल्पवयीन बच्चों सहित 56 पुरुषों और 40 महिलाओं का समावेश रहा। इसमें अमरावती शहर के 89 और ग्रामीण इलाकों के 13 लोगों का समावेश है। इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि अमरावती के शहरी क्षेत्र में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है। शहर के ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्ता शिवसेना के जिला प्रमुख व मनपा पार्षद दिनेश बूब तथा उनके सहयोगी अमित उर्फ बब्बू मोतीवाला ने खुद कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने हेतु अपना प्लाज्मा दान किया, जिसके लिए पार्षद दिनेश बूब व अमित मोतीवाला की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। बता दें कि दिनेश बूब मित्र मंडल द्वारा पूरा साल रक्तदान का कार्य किया जाता है। संभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु आगामी 1 दिसंबर को मतदान होगा, जिसकी मतगणना 3 दिसंबर की सुबह से शुरू होगी। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने 29 नवंबर से 30 दिसंबर तक तथा 3 दिसंबर को मतगणना पूरी होने तक जिले में शराबबंदी रखने का आदेश जारी किया था। इस आदेश को जिला परमिट रूम एसोसिएशन द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। इस याचिका को स्वीकार करते हुए नागपुर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के आदेश में संशोधन कर दिया, जिसके बाद अब मतदान वाले दिन 1 दिसंबर को सुबह से शाम 5 बजे तक और मतगणना वाले दिन 3 दिसंबर को सुबह से मतगणना खत्म होने तक ही जिले में शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के खिलाफ अमरावती जिला परमिट रूम एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहर द्वारा वरिष्ठ विधिज्ञ एडवोकेट श्याम देवानी व एडवोकेट जेमिनी कासट के मार्फत यह याचिका दायर की गई थी। भानखेड़ा से छत्ती तालाब मार्ग पर अक्सर दिखाई देने वाले 2 वर्ष आयु के तेंदुए को अर्धांगवायु यानी पैरालिसिस का झटका आने के बाद वन विभाग की टीम ने उसे गुरुवार की दोपहर 12:30 बजे अपने कब्जे में लिया और उसे वडाली वन परिक्षेत्र में लाकर उस पर पशु वैद्यकीय अधिकारी की देखरेख में इलाज शुरू किया गया है। इस तेंदुए के पिछले 2 पैर पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं और उसका आधा शरीर सुन्न पड़ गया है, ऐसी जानकारी वन विभाग द्वारा दी गई है। भारत की प्रसिद्ध पत्रिका एजुकेशन वर्ल्ड के वर्ष 2020-2021 के सर्वेक्षण के अनुसार अमरावती की डीपीएस स्कूल को शहर में प्रथम और राज्य में 113वां रैंक दिया गया है। यह अमरावती शहर के साथ ही डीपीएस की व्यवस्थापन समिति के लिए गौरवपूर्ण बात है। बता दें कि अमरावती में डीपीएस की स्थापना केवल 2 वर्ष पूर्व ही हुई थी और इस अल्पावधि में इस तरह की अद्भुत सफलता इस शाला द्वारा प्राप्त की गई है। कल देश के महान समाज सुधारकों में से एक समाज सुधारक तथा सत्यशोधक, क्रांति सूर्य, ज्ञान सूर्य, युग पुरुष व महामानव कहे जाते महात्मा ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में धामनगांव रेलवे स्थित सेफला हाईस्कूल के कला शिक्षक व चित्रकार अजय जिरापुरे ने अपनी शाला के दर्शनी फलक पर चित्र रेखाटन करते हुए अपनी कला के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले को विनम्र आदरांजलि अर्पित की है। विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में इस बार माता से बच्चे को होने वाले संक्रमण पर प्रतिबंध यह थीम चलाई जा रही है, जिसके मद्देनजर विभिन्न उपक्रमों का आयोजन करने का निर्देश जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जारी किया गया है। एड्स नियंत्रण सोसाइटी व जिला सामान्य अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर जिलाधीश शैलेश नवाल की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें वे अपने विचार रख रहे थे।
विगत 3 से 4 वर्षों से अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश की संख्या काफी हद तक घट गई है। वहीं अब सीईटी की प्रवेश प्रक्रिया कब शुरू होगी यह फिलहाल तय नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन परीक्षा परिणामों पर ही अभियांत्रिकी महाविद्यालयों का भविष्य निर्भर करता है। वहीं दूसरी ओर कोरोना की दूसरी लहर आने का संदेह रहने के चलते सभी महाविद्यालयों के व्यवस्थापन काफी हद तक गहरी चिंता में डूबे दिखाई दे रहे हैं। अमरावती जिले में 2 वर्ष पूर्व 11 अभियांत्रिकी महाविद्यालय थे जिनकी प्रवेश क्षमता 4110 थी। गत वर्ष इन अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में केवल 2255 विद्यार्थियों का ही प्रवेश हुआ और 1855 सीटें रिक्त पड़ी रही। ऐसे में 2 अभियांत्रिकी महाविद्यालय विद्यार्थी संख्या का अभाव रहने के चलते बंद हो गए और अब केवल 9 अभियांत्रिकी महाविद्यालय चल रहे हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 3510 है। इसमें सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का भी समावेश है। बता दें कि अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम की पहली सीईटी 1 से 30 सितंबर के दौरान ली गई थी। उस समय अतिवृष्टि सहित अन्य कई कारणों के चलते अनेकों विद्यार्थी यह परीक्षा देने से वंचित रह गए। ऐसे में 7 नवंबर को दोबारा सीईटी ली गई जिसके बाद इस परीक्षा का परिणाम कल यानी 28 नवंबर को घोषित होने की पूरी संभावना है, जिसके बाद प्रवेश के संदर्भ में अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शहर में घटित चेन स्नैचिंग और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक आरोपी को अकोला पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसे अपने कब्जे में लेते हुए अपराध शाखा की टीम ने उसे अमरावती लाया। पता चला है कि यह आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में अब इस आरोपी को अपने कब्जे में लेकर अमरावती लाने वाली अपराध शाखा की टीम को होम आइसोलेट होना पड़ा है। गाड़गीनगर पुलिस थानांतर्गत आने वाले न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में 2 दिन पहले 4 लोगों ने उस्मान नगर के राशिद अली साजिद अली पर हमला किया था। गाड़गीनगर पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तौसीफ अली उर्फ गोली व शाहरुख नामक आरोपी का समावेश है। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल चोरों को हिरासत में लेकर उनके पास से चोरी की 29 मोटरसाइकिलें जब्त की थी। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जिसमें से एक मोटरसाइकिल चोर को गाड़गीनगर पुलिस ने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया है। वहीं 2 मोटरसाइकिल चोरों को जेल रवाना किया है। गाड़गीनगर थाना पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए शफीक नामक मोटरसाइकिल चोर से पूछताछ कर रही पुलिस को अनुमान है कि गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में चोरी की जितनी भी मोटरसाइकिलें बेची गई हैं उसके बारे में इस आरोपी से पता चल पाएगा। तिवसा के गुरुदेव नगर में रहने वाले प्रफुल्ल वानखड़े के बंद घर से अज्ञात चोर ने सोने के आभूषण व नगद सहित 37,400 रुपये एवं इसी परिसर में रहने वाले नितिन इंगले के घर से 95,000 रुपये नगद, 14 ग्राम सोने की अंगूठी, चेन, एक मोबाइल व एलईडी टीवी सहित कुल 1,55,000 रुपये का माल चुरा लिया। जिले में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में अब कार चोरी जाने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसके तहत अज्ञात चोर ने मूर्ति के मालवीय गार्डन परिसर के सामने एक स्विफ्ट डिजायर कार चुरा ली। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र कॉलोनी में रहने वाले गणेश कावल ने मालवीय गार्डन के सामने अपनी स्विफ्ट डिजायर कार को रात के समय खड़ी की थी, जिसे अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। इस कार का मूल्य 6 लाख रुपए बताया गया है। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की है। शहर के भीमडेगड़ी के पास कल 26 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक आंदोलन किया गया था, जिसके बाद फ्रेजरपुरा पुलिस ने आंदोलनकारियों के खिलाफ कोविड नियमों का उल्लंघन करने के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपित किए गए लोगों में बसपा पार्षद चेतन पवार व सुदाम बोरकर सहित 50 से 60 कार्यकर्ताओं का समावेश है। गत रोज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से भी बिजली बिल माफी के लिए जिलाधीश कार्यालय पर आक्रोश मोर्चा निकाला गया था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया। ऐसे में गाड़गीनगर पुलिस ने मनसे के जिलाध्यक्ष पप्पू पाटिल व महानगर अध्यक्ष संतोष बद्रे सहित 30 से 35 कार्यकर्ताओं पर जमावबंदी आदेश के उल्लंघन के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। इसी तरह गत रोज अमरावती जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल की ओर से केंद्रीय कामगार संगठन, संयुक्त कृषि समिति व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया था और जिलाधीश कार्यालय के सामने जबरदस्त जमावड़ा करते हुए नारेबाजी की गई। ऐसे में गाड़गीनगर पुलिस ने इन संगठनों के तुकाराम भस्मेन, चंदू बानू वाकोड़े व सुभाष पांडे सहित करीब 400 से 500 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। इसके अलावा नेहरू मैदान से जिलाधीश कार्यालय तक बिना किसी अनुमति के मोर्चा निकालने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के करीब 1000 कार्यकर्ताओं पर अपराध दर्ज किया है। इन सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोविड प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।